नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। पिछला वर्ष कोरोना संकट की वजह से हर वर्ग के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। अगर हम आर्थिक मामलों के बारे में बात करें, अगर आर्थिक नज़रिए से इस बात को हम देखते हैं तो चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे कृषि का हो या चाहे ट्रेड का क्षेत्र हो, हर मामलों में हर वर्ग को चुनौती और संघर्ष का सामना करना पड़ा है। इसीलिए इस बार जो पेश होने वाले बजट को राज्य की जनता बड़ी उम्मीदों भरी नज़र से देख रही थी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले ही राज्य के नागरिकों के लिए वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में राज्य के सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वर्ग को एक नई उम्मीद दी है, नई आस दी है कोरोना संकट से उबरने में। बजट से जुड़े इन्हीं जटिल मुद्दों को सरल बनाने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ जगदीश सोमानी जी। जगदीश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जगदीश सोमानी जी 40 के उपाध्यक्ष भी हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जगदीश जी, आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि इस पिछला जो साल था वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ साल रहा, चिकित्सक जो चुनौतियां हैं उनसे जुड़ा हुआ साल रहा, तो इस बार के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सेक्टर पे क्या कुछ पहुंचाया है जनता तक? देखिए, कोविड के बाद में जी मार्च से लेके और ये पूरा 1 वर्ष इस कोविड की चुनौतियों से निकला और ये बजट अभी जो आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो एक बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण बजट रहा। पूरे भारतवर्ष की निगाहें हमारे स्टेट के बजट पे थी, क्योंकि ये ऐसा एक समय था जबकि हर क्षेत्र के अंदर बहुत सारी रुकावटें थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे और ऐसा समय पहले कभी नहीं आया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात की बधाई देता हूं कि बहुत अच्छे तरह से उन्होंने अपनी जितनी आगे की योजनाएं हैं वो इस बजट के माध्यम से हमारे सामने रखी। जी जहाँ तक बात है अपन बात करते हैं मेडिकल की, एक सबसे बड़ा इनोवेशन जो मेरे को समझ में आया कि राइट टू हेल्थ, मतलब सरकार में पहले था राइट टू एजुकेशन, उसी तर्ज पे राइट टू हेल्थ का एक ये जो लेकर आए कि 5 लाख रुपए तक का 850 रुपये के राशि के अंदर हर जनता के, हर आदमी के प्रति उनकी जवाबदेही को निश्चित करने के लिए उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया, अपनी प्रतिबद्धता जताई। ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा आगे आने वाले समय में, अगर दोबारा से कोरोना आता भी है या आज जिस तरह से इन्होंने अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेडिकल हेल्थ के लिए, एसएमएस हॉस्पिटल और जितने कोविड सेंटर्स के साथ में जो अपग्रेडेशन के लिए किया, ये निश्चित ये दिखाता है कि उन्होंने इस बजट में उद्योगों के विकास हो, चाहे कृषि का हो या दूसरे मुद्दों का हो, वो प्रतिबद्ध है कि दोबारा भी अगर ऐसी हमें किसी भी तरह की और बीमारी का सामना करना पड़ा तो वो उन्होंने उसके लिए संपूर्ण तरह से बजट में उसका ध्यान रखा है। जी सोमानी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सभी 7 जो मुख्यालय हैं उन मुख्यालयों पे पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है और साथ ही कई जगह पे ट्रॉमा सेंटर खोलने की भी घोषणा की है। इस बात को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे खास बात यह है कि आज जब कभी कोई बीमारी होती है या आपदा की स्थिति होती है तो फ्रंट वॉरियर्स में हमारे या तो मेडिकल के जो लोग होते हैं वो हमारे आगे की टीम में खड़े होते हैं, या जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं वो लोग सबसे आगे होते हैं। एक्चुअली हॉस्पिटल तक सुरक्षित जनता इलाज के लिए पहुँचे उसके पहले ज़रूरी है कि जो हमारे जितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं, जितने हमारे पुलिस के मुख्यालय हैं, उन पे अगर जांच के और पूर्ण तरह से वो उसके साधन नहीं होंगे तो वो उसके आगे जनता को लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, बहुत दूरदर्शिता रूप से उन्होंने सोचा है और ये लंबे तरह से सोचा है कि कभी भी ऐसी स्थिति आए तो सबसे पहले हमारे जितने सेंटर्स हैं, जितने उन्होंने नए नए सेंटर्स हैं, एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने 25 नए नर्सिंग हॉस्पिटल्स खोलने के लिए जो पूरे राजस्थान भर में, जिससे कि अगर हमें आगे बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है तो उस नर्सिंग महाविद्यालय के तहत पढ़ के और एक बहुत अच्छे आगे मेडिकल और हेल्थ के अंदर काम करने वाले लोग तैयार हो सकें, एक नए रोज़गार के नए साधन मिल सकें, रोज़गार देने वाले
हम बन सके सरकार के रूप में, उन्होंने ये एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी सोमानी जी, आप फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हैं, तो आपसे जाहिर है सवाल ये बनता है कि उद्योग क्षेत्र को इस बजट में क्या कुछ मिला है? देखिए, चूँकि मैं विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र से भी एक संबंध रखता हूँ। जी जी। 1986 में जब मैं इंडस्ट्री में आया, मेरा करीब 35 साल का कैरियर है, और विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन या एरिया आज एशिया का एमएसएमई उद्योग का सबसे बड़ा एरिया है, जहाँ पे छोटे उद्योग है। एक बहुत पुराने टाइम से एक मांग हमारी चल रही थी वैट एमएनएसटी की। हमने उनको, सरकार को बहुत बार पिछले 3 बजट में घोषणाएं हो रही थी, हमने उनको अब की बार ये जताया कि कम से कम सरकार का 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा अगर वो हमारी वैट एमएनएसटी स्कीम लाएंगे जी। तो उसको उन्होंने ध्यान में रखा। वे एक वैट एमएनएसटी की वृहद स्कीम वो खनन में भी लेके आए, स्टैम्प ड्यूटी में भी लेके आए, वो दूसरे जो लीगल मुद्दे थे उस पर भी लेके आए, और उद्योग जगत पे भी लेके आए। इसके साथ में एक ईवे बिल का हमारा मुद्दा था कि 5 साल के 5 स्टेट्स के अंदर 50,000 रुपये तक के जो हमारा ईवे बिल है उसी की समय सीमा थी, और 5 स्टेट में 1 लाख रुपए की थी। उन्होंने हमारी मांग को माना और 1 लाख रुपए उसकी लिमिट करी। इससे फ़ायदा ये होगा कि एमएसएमई उद्योग बड़ा परेशानी में था कि एक छोटे छोटे चीज़ के लिए ईवे बिल जनरेट होना, उसका 100 किलोमीटर तक टाइम से पहुंचना, नहीं तो उस पर नए दूसरे प्रॉब्लम्स आना, इन सब के लिए उन्होंने ईवे बिल की भी मान हमारी रखी। एमएसएमई के अलावा उन्होंने स्टार्टअप के ऊपर भी जो आज बेनिफिट दिया, आज उन्होंने 50,000 रुपये तक के लोन, नीचे जो छोटे उद्योग जगत है, रेडी वाले हैं, दस्तकार है, दूसरे लोग हैं, उन सबको इसका बेनिफिट दिया। उन्होंने जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है, स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने ये प्रयास किया कि स्टार्टअप इंडस्ट्री को 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिला जाए। 50 लाख रुपए तक के लिए उन्होंने सब्सिडी का जो इंटरेस्ट सबवेंशन अभी कोविड में अलाउ किया था रिप्स 2019 में, वो भी उन्होंने वापस अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया। जो रिप्स की 2019 की स्कीम थी उसमें कई सारे थ्रस्ट सेक्टर सम्मिलित नहीं थे। हमारे फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के उन्होंने बात मानने के बाद उसको 2023 तक बढ़ा दिया। मैं ये मानता हूँ कि आने वाला ये बजट राजस्थान को एक विकास की नई गति पे लेके जाएगा, क्योंकि यह सारी बातें ये बजट में उद्योगों के सकारात्मक चीज़ को दिखाती है। जी सोमानी जी, मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए के लघु उद्यमियों को ब्याज सब्सिडी देने की भी घोषणा इस बजट में की है। क्या आपको लगता है 50 करोड़ रुपए राजस्थान जैसे बड़े स्टेट में, जो लघु उद्योग क्षेत्र यहाँ का काफ़ी बड़ा है बजाय जो वृहद उद्योग से, तो उससे कितनी राहत मिल पाएगी? देखिए, 50 करोड़ रुपए उद्योगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ये आपका कहना सही है जी। लेकिन ये 50 करोड़ रुपए उससे अतिरिक्त है जो भारत सरकार दे रही है। जो एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बेनिफिट हमारे को दे रही है, उस बेनिफिट के अलावा स्टेट ने अपना एसजीएसटी का जो उसका हिस्सा है, उस स्टेट के अपने हिस्से में से ये सबवेंशन इसलिए दिया है कि यहाँ पे राजस्थान में उद्योग चलें। उन्होंने दस्तकारों के लिए जो छोटे उद्योग हैं उनको जीएसटी से मुक्त कर दिया, उन पे पूरा इंटरेस्ट फ्री लोन कर दिया। देखिए, स्टेट की भी एक अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन आज तक के पिछले जो बजट थे उसमें इस तरह के प्रावधान नहीं थे। तो एमएसएमई के जो भारत सरकार के द्वारा एक बहुत क्वांटिटी में हमें छूटें मिल रही है, उसके साथ में इन्होंने अभी स्टैम्प ड्यूटी पे जो अभी एकदम से इन्होंने छूट करी है कि आपस में ब्लड रिलेशन के अंदर उसका दायरा बढ़ाया है कि पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार का चेंज होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी इन्होंने चेंज की है। उसके अलावा उन्होंने ये चेंज किया है कि जो भी आगे आप स्टैम्प ड्यूटी, आपके जो दूसरे पेपर्स थे, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट थे, जो दूसरे और क्षेत्र थे, उन सब में जहाँ जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा लग रही थी वो सब भी इन्होंने कम की है। तो ये सारी स्टैम्प ड्यूटी कम करने का इनडायरेक्ट फ़ायदा उद्योगों को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी सोमानी जी, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो संकल्पना है आत्मनिर्भर भारत का, जो उनका विचार है, राजस्थान का ये जो बजट है उस विचारधारा को कितना पूर्ण करने में सहायक हो पाएगा? उस विचारधारा के कहाँ तक करीब पहुँच पाता है? देखिए, ऐसा है कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना उन्होंने देखा है वो 1 साल का सपना नहीं है।
वो उन्होंने अपना अगले जो 4-5 वर्ष के लिए उन्होंने भारत का रोड मैप तैयार किया है। वो हम उसको एक बहुत छोटे रूप में अगर देखेंगे तो वो गलत होगा। उन्होंने जो ये भारत आत्मनिर्भर भारत का एक संदेश दिया है, वो उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे वर्ल्ड को कि वर्ल्ड सबके जितने हमारे आज लोग हैं उनको भारत की तरफ आकर्षित करें, उनको आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ जोड़ें। आप देखिए आत्मनिर्भर भारत के अलावा भी जो हमारा स्टेट है, आप देखिए उसमें मैं आपको एक बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को जी कि आज रिफाइनरी है, रिफाइनरी का तेल पहले बाहर जा रहा था, जो बालोतरा पचपदरा में रिफाइनरी है उसका उन्होंने यहीं शुरू किया है, सारी एंसेलरीज यहाँ पे इनवाइट हो गई है। तो आज राजस्थान में जो रिफाइन का तेल पुराना तेल निकलता था वो बाहर क्रूड के रूप में दूसरे स्टेटों में जाता था, प्रोसेस होके यहाँ आता था। आज अगर रिफाइनरी यहाँ चालू हो जाती है तो उसका बेनिफिट यहाँ के स्टेट को मिलेगा। तो ये आत्मनिर्भरता है कि हम अपने स्टेट को आत्मनिर्भर, देखिए देश को आत्मनिर्भर का संदेश देना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है। इसी प्रकार इसी सपने को स्टेट के रूप में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए ये छूट दी गई, चाहे स्टैम्प ड्यूटी में हो, चाहे उद्योगों के दूसरे में हो, चाहे ब्याज में हो। और देखिए मेरा तो एक ही बात आप इसमें सोचना है कि जब तक हौसला उद्योगपति में नहीं होता है तब तक सरकार की छूटें उसको उद्योग नहीं लगा सकती। हौसला हमारे अंदर होना चाहिए, जब हमारे में हौसला होगा तो अपने आप ही उद्योग चलेगा। इसलिए इतनी छूटें हमें सिर्फ एक सहायता के लिए ज़रूरत होती है, बाकी तो उद्योगिक जो हम लोग हैं व्यापारी हैं उनको चलाना होता है। जी सोमानी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए काफ़ी इस बार बजट में नई नई घोषणाएं की है। उन्होंने अलग से कृषि बजट लाया जाएगा अगले साल से, मिनी फूड पार्क जो है वो बनाए जाएंगे, किसान सेवा केंद्र है वो खोले जाएंगे। तो कृषि क्षेत्र में आपको नहीं लगता कि ये बजट कुछ ज़्यादा आगे बढ़कर पेश किया गया है इस बार? देखिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बात कही कि मैं कृषि के रूप में एक अलग तरह से इस अगले साल से बजट पेश करूंगा जी। कहीं ना कहीं उनकी सोच में ये है कि जो राजस्थान है वो भी एक तरह से कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो राजस्थान में कृषि के रूप में काम कर रहा है। आज कृषि के साथ में सबसे बड़ा जो खास बात है वो ये चाहते हैं कि सेंटर की तर्ज पे जो स्टेट से जो भी पैसा हो वो डायरेक्ट राजस्थान के कृषक को मिले जी। वो किसी और, तो आज अगर सरकार कोई पैसा कृषि को, जो हमारे किसान भाई हैं उन किसान भाइयों को देती है, वो किसान भाई स्टेट के साथ जोड़ के और उनके विकास के लिए उन्होंने ये भी बताया कि कृषि के साथ बजट के साथ उन्होंने एक कृषि के लिए विद्युत वितरण कंपनी भी अलग बनाने की घोषणा की है जी। तो अगले वर्ष, इस वर्ष परिकल्पना तय करके कृषि का एक अलग बजट होना, कृषि का एक अलग बिजली की कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन की बनना, 50,000 सोलर के पंपों से जोड़ना, समरसेबल पंपों को खेतों को सिंचाई के लिए जोड़ना, जो एक उनकी प्रतिबद्धता है कि वो 13 जिलों में कैनाल के लिए पानी लेके आना चाहते हैं, वो राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कृषि प्रधान स्टेट के रूप में वो कहीं ना कहीं स्थापित करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं, शायद उनका ये विज़न हमें समझ में आया है कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे गांव में रहने वाले जो भी लोग हैं, जो परिवार हैं, वे आत्मनिर्भर बने। ये राजस्थान को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने का एक कदम है कि कृषि के लिए उन्होंने अलग से हटके सोचा है कि कृषि पे हम अलग से एक पूरा सिस्टम तैयार करें और उसके ढांचे में आधारभूत बदल के हम बिजली हो, क्योंकि आज देखिए कृषि में 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक वाटर और एक सस्ती बिजली। अगर आप ये 2 चीज़ हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि कृषि में राजस्थान पिछड़ जाए। जिस तरह से आज पंजाब के कृषक खुशहाल है, आज पंजाब में खेती का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है, कहीं ना कहीं उनका ये विज़न है कि ये पानी यहाँ आए, समरसेबल सोलर पंपों से बिजली मिले, कृषि का एक बजट हो, जो आधारभूत जो सरकार पैसा देना चाहती है वो डायरेक्ट किसानों के जेब में पहुँचे। मनरेगा में भी इतने सारे उन्होंने जो दिन बढ़ाए हैं
कि हम अब 150 दिन से 200 दिन की किया है, तो 200 दिन बनाने में मनरेगा का जो काम होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो ग्रामीण विकास को कृषि के साथ जोड़ के ये देखने का सपना है जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ, आत्मनिर्भर राजस्थान की तरफ इस विजन को दिखाता है। जी सोमानी जी, राजस्थान में पेयजल की एक बड़ी समस्या रहती है जी। पीने के पानी की बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है वहाँ के लोगों को। तो पेयजल की समस्या के समाधान के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं? देखिए, पेयजल की जो अभी राजस्थान की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है जी। लेकिन एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि जो बोरिंग के लिए पूरे राजस्थान को डार्क जोन बना रखा था, कांग्रेस ने, सरकार ने आने के बाद इस डार्क जोन को हटाया और जहाँ जहाँ पे भी पानी की, पीने की पानी यानी रहने की समस्या थी, गांव से लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से जाके पीने का पानी ला रहे थे जी। उन्होंने डार्क जोन को हटाया और डार्क जोन को हटा के ज़रूरत के हिसाब से नलकूप खोलने के लिए उन्होंने सुविधा दी। और जो ये पानी का जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो पेयजल के लिए उन्होंने बजट में अच्छे प्रावधान किए हैं कि अच्छा पानी मिले। उसके लिए ये पानी बाहर से, चूँकि बीसलपुर की भी अपनी एक लिमिटेशन है, आप जानते हैं राजस्थान में एक हिस्से कोई बीसलपुर पानी दे पाता है, दूसरे हिस्सों में इंदिरा गांधी नहर और दूसरी जगहों से मिलता है। तो वो सब को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी मंशा है कि पेयजल अच्छा पानी मिले, साफ पानी मिले, उसके लिए भी इन्होंने पर्याप्त प्रयास इसमें किए हैं। जी सोमानी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो इस बार के बजट में कहा है कि बिजली के बिल अब 1 महीने की जगह 2 महीने से आएंगे, ये जो इस तरह की घोषणाएं हैं, क्या ये बिजली क्षेत्र की और आम ग्रामीण है उसको क्या इससे फ़ायदा मिलेगा और किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि 2 माह का जो बिजली का बिल है उसको देने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा रही है कि कृषक को जो भार है वो बेसिकली जो हर महीने जमा कराना पड़ता है वो 2-2 महीने से कराएं, क्योंकि कृषक के पास, जो किसान भाई है उनके पास डेली बेसिस पे पैसा नहीं रहता है। जो शहर में लोग रहते हैं वो हर महीने भी करा देते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी फिक्स अर्निंग होती है। जी। किसान की अर्निंग 12 महीने नहीं होती है, किसान की अर्निंग फसल के हिसाब से होती है। जैसे हमारे राजस्थान में 3 से 4 फसल एक बार पे धरती पे आती है, तो उन्होंने 2 महीने की बिलिंग करके ये दर्शाया है कि एक फसल उतरे उसके दूसरे समय तक वो 2 बिल ड्यू करे, तब तक उसके पास में पैसा आ जाता है तो आगे के 2 बिल चुका सके। हर माह उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं होता है, ये एक समस्या है जो कि मतलब किसानों के पास रहती है। तो इसलिए उन्होंने इसको 2 महीने किया है। इसमें सरकार को ही मुश्किल आएगी कि रेवेन्यू उनको लेट मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच में ये पॉजिटिवनेस है कि फसल में एकदम से हर महीने पैसा नहीं भी हो तो फसल आए उसके हर दूसरे तीसरे बिल पे उनको। इसका मतलब है, आपका कहने का आशय है कि इससे फायदा मिलना चाहिए, उनको फायदा, आम कृषक को फायदा मिलेगा। जी सोमानी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए भी अनेक प्रावधान किए हैं। बच्चों की जो ड्रेस है वो और जो किताबें हैं उनको मुफ्त किया है। बच्चों के लिए जो कृषि संकाय जो खोले जाएंगे, नए विद्यालय हैं उनमें कक्षा जो है वो नए कक्ष बनाए जाएंगे। ये इस तरह की जो घोषणाएं हैं ये यकीनन शिक्षा क्षेत्र को आगे ले जाएगी। आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, जो एजुकेशन की बात है, एजुकेशन में काफ़ी सारे स्कूल क्रमोन्नत कर रहे हैं जी। काफ़ी सारे हिंदी मीडियम के जो सरकारी स्कूल थे उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किए जा रहे हैं जी। वो इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ना। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले जा रहे हैं। जी, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जो महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं सरकार, जो उसमें हिंदी मीडियम से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं सरकार का ये आशय है कि जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ना चाहिए। जी। शिक्षा का स्तर जब कहीं भी किसी जैसे आज राजस्थान है, वहाँ की अगर लिटरेसी बढ़ेगी तो लोगों का विज़न उद्योग में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे लिविंग स्तर में हो, चाहे उनका रोज़गार ढूंढने के लिए उनको पूरे इंडिया के किसी भी एरिया में जाके वो रोज़गार को सृजन कर सके। यहाँ की शिक्षा स्तर अच्छा होने से जो यहाँ के जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो आके यहाँ पे सरकारी स्कूलों में अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें।
उन्होंने कई सारे 4 हमारे जो अभी दिवंगत विधायक महोदय थे उनके भी क्षेत्रों में उन्होंने उनके नाम से कॉलेज खोलने की एक मन में इच्छा जागृत की है और करेंगे इसको। इसके पीछे उन्होंने जन भावना का भी ध्यान रखा है, जिन्होंने समय सरकार में दिया उनकी भावना को भी ध्यान रखा है। और देखिए कहीं कहीं पे उस काम को तो करना हो, लेकिन हमें वो काम किसी के नाम उसे निमित्त से करने से उसका फ़ायदा आम जनता को मिले। तो चारों जगह पे मुझे इस बजट की एक सबसे ख़ास बात ये दिखी, एजुकेशन में भी बजट में छोटे छोटे जितने गांव हैं, तहसील स्तर की जितनी जगहें हैं, सिटी है, कस्बे हैं, उन सब में भी उन्होंने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो वहाँ खाली जगह पड़ी थी उनके लिए भी उन्होंने बताया कि इसका सर्वे करा के वहाँ अपग्रेड किया जाएगा जी। तो ये साक्षरता की आगे बढ़ने से राजस्थान का विकास होगा। और उन्होंने जो ये कॉलेज, और मैंने भी बताया आपको कि फ्री ड्रेस दे रहे हैं, लैपटॉप और दूसरी चीज़ें, साइकिल पिछली बार भी दी थी, और चीज़ें भी देते रहते हैं। प्लस जो आगे अभी स्कूल का एजुकेशन का जो सिस्टम है इसको अपग्रेड करने से राजस्थान का विकास होगा। ये नए नर्सिंग कॉलेज जो खोल रहे हैं इससे भी हमारे जो युवा साथी हैं उनको एक दिशा मिलेगी कि किस क्षेत्र में वो अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, जहाँ पे रोजगार के साधन। जी सोमानी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो इस बार पेश किए गए बजट में लघु उद्योगों के लिए क्या नए नए प्रावधान किए गए हैं, नई घोषणाएं की गई हैं, ताकि जो लघु उद्योग हैं वो उन अर्थव्यवस्था को, हमारी अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर ला सकें, क्योंकि उसमें हमारे लघु उद्योगों का एक बड़ा योगदान रहता है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। लघु उद्योगों के ऊपर आधारित जो चीज़ें हैं उसके लिए उन्होंने जो सबवेंशन इंटरेस्ट की स्कीम बढ़ाई, मैंने आपको बताया, प्लस स्टैम्प ड्यूटी में उन्होंने कम करी, जो साझेदारी है उस पर भी कम किया है। अगर आप LLP से प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं तो भी उस पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी है। तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी इन सब को उन्होंने जिस तरह से एड्रेस किया है जी। मेन बात यह है कि जो मेरे को समझ में आया कि उद्योगों को करने के लिए आज राजस्थान में खनन का एक क्षेत्र है जो बहुत बड़ा है। खनन के क्षेत्र में यहाँ आज इतने तरह के मिनरल है, क्योंकि राजस्थान में प्रचुर मात्रा में खनन के साधन उपलब्ध हैं, चाहे डोलामाइट हो, चाहे टेलकम हो, चाहे मार्बल हो, मिनरल्स हो, फेल्सपार हो, क्वार्ट्स हो, मतलब ऐसी कोई मिनरल नहीं है। आज भी ऐसे कई सारे मिनरल छूटे हुए हैं जो मिनरल का सरकार को पता नहीं है कि ये मिनरल से राजस्थान आगे बढ़ सकता है। जी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कोशिश करी है कि उद्योगों के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, आज जैसे मैं बताऊं आपको कि उन्होंने उद्योगों का दर्जा देने का प्रयास किया है जो सर्विस सेक्टर है उनको। जी। उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज किया है जो कभी नहीं होता, कि निकायों को ये ऑर्डर दिया है कि वो अपने ज़मीन को कन्वर्ट करके उद्योग में, और सर्विस इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा देने का जो प्रयास बजट में दिखा है जी, वो कहीं ना कहीं लघु उद्योगों के लिए फ़ायदेमंद है। जी सोमानी जी, एक अच्छा बजट उसे कहा जाता है जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ दिया जाता है, कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। आपसे मेरा ये सवाल है इस बार कि इस बार के बजट में महिलाओं के लिए और जो नए युवा वर्ग के लिए रोजगार के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? देखिए, जहाँ तक बात है युवा वर्ग के लिए, तो स्टार्टअप्स के लिए और युवा वर्ग के लिए तो उन्होंने किया है कि जैसे स्टार्टअप में इंटरेस्ट फ्री कुछ लोन्स के लिए उन्होंने बोला है कि सरकार ने कि 5 लाख रुपए तक के लोन और प्लस 50 लाख रुपए तक के लोन पे छूट, ब्याज की छूट देंगे जी। स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने छूट दी है। उसके अलावा अगर सोलर से आपकी यूनिट चल रही है तो उसमें जो अनुदान है वो अनुदान रोज़गार के माध्यम से उन्होंने जोड़ा है कि वो पहले से बढ़ाया है। उसका पर्पज़ ये है कि अगर आप सोलर से बिजली उत्पादन कर रहे हैं और उसके अंदर अगर आप रोज़गार देते हैं तो उस रोज़गार को आप जितना ज़्यादा आपको रोज़गार मिल रहा है उसकी परसेंटेज बढ़ाइए, तो इससे स्टार्टअप को फ़ायदा मिलेगा और जो छोटी इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट मिलेगा। और जो कोलेक्ट्रॉल फ्री लोन स्टार्टअप्स के लिए अभी देने के लिए उन्होंने घोषणा की है वो भी एक स्वागत योग्य कदम है। जी सोमानी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार के बजट में पशुपालकों के लिए भी कुछ घोषणाएं की हैं। 102 नंबर जो एम्बुलेंस की बात की गई है, इस बात को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि कृषि क्षेत्र के साथ साथ पशुपालकों का विकास भी जरूरी है?
देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक आम जो नागरिक है उसको अगर आप देखेंगे, वो जब सुबह उठता है और रात को सोता है, उसके बीच में दिन में 2 बार वो चाय भी लेगा, दूध भी लेता है, छाछ भी पीता है, दही भी चाहिए, पनीर भी चाहिए जी। तो पशुपालन क्षेत्र में आज के तारीख में, चाहे गाय का पशुपालन का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे किसी पशु का हो, आज के समय में उनको पता है कि आज जैसे डेयरी और दूध का जो सेक्टर है वो अपने आप में एक इतना बड़ा सेक्टर है कि अगर उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, एक हमारी जिस तरह से आज मैं आपको कहता हूँ गेहूँ है और जो दूसरे प्रोडक्ट है जो हमें खाने में काम आते हैं, दाल है या जो भी चीज़ें हैं, अगर दूध के हिसाब से हमें उसको एक लंबे समय में जीने के साधन के हिसाब से मान लो कि पशुपालकों के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी राशि उन्होंने वापस से बढ़ाई है कि जो भी पशुपालक है, जो गौशालाएं हैं, उनको उसका बेनिफिट मिले। तो मेरा ये कहना है कि पशुपालकों के लिए भी काफ़ी चीज़ें इसमें उन्होंने अपना दायरा बहुत बढ़ाया है। जी। जगदीश सोमानी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बजट से जुड़े इन जटिल मुद्दों को हमारे दर्शकों के लिए आपने सरल तरीके से विश्लेषण करके प्रस्तुत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।